सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। आपने मेरा पुराना वाला वीडियो अगर नहीं सुना है तो तुरंत जाके सुनिए। इसी वीडियो के 2-3 वीडियो नीचे होगा जिसमें हमने पोस्टर पर ही लगा हुआ है कि अब की बार 400 पार, यानी कि बीजेपी 400 पार करने वाली बात कह रही थी। और मैंने उसी समय कहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि जिसका फ़ायदा एनडीए उठा ले, और वही गलती राहुल गांधी ने कर दी। और इसीलिए शायद इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है, समझ जाइए कि इन्हें किन नामों से जाना जाता है। इसीलिए ये फंसते हैं और मोदी जी इन्हें फंसाने के लिए ऐसी चालें चलते हैं और ये फंस गए। साथ ही साथ खड़गे ने तो इनके बारे में ही कह दिया था कि भैया इस बार 400 सीटें जीत कर आओ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्या था पूरा मामला और राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि राहुल गांधी के अब गले की हड्डी ये बनने वाला है, क्योंकि अब ये पूरा चुनाव का मुद्दा बनने वाला है। मोदी सरनेम वाले 600 साल पहले गुजरात आए, उनकी जाति पर राहुल का दावा क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको कि उनके सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वह कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते, ऐसा राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया, जिसकी क्लिप हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। 8 फरवरी को राहुल गांधी ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ओडिशा के झारसुगुड़ा में कही है। उनके इस बयान के बाद से ही एक बार फिर से मोदी की जाति पर चर्चा शुरू हो गई है। अब हम इस पर डिटेल में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मोदी सरनेम मुख्य तौर पर किसे कहा जाता है। तो मोदी सरनेम जो होता है मुख्य तौर पर 2 समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तेली और बनिया। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तेली जाति के लोग ही मोदी सरनेम लगाते हैं। जनेयू के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है घनश्याम शाह। इन्होंने बताया कि मोदी समुदाय के ओरिजिन को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। उनके मुताबिक करीब 600 साल पहले 15वीं और 16वीं सदी में एक घुमंतू समुदाय गुजरात आकर बस गया। यहाँ मूंगफली और शीशम का तेल निकालने और उसे बेचने का काम करने लगे। इन्हें अलग अलग हिस्सों में तेली, घांची या घांचा कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में भी फैल गए। थोड़ी बहुत संख्या में उत्तर प्रदेश में भी हैं और देश के अन्य राज्यों में भी हैं। गुजरात के मोढेरा, ठीक है, मोढेरा भी इसे कहते हैं, गुजरात के मोढेरा इलाके में एक मोधेश्वरी मंदिर है। मोधेश्वरी माता के अनुयायियों को मोद घांची कहा जाने लगा। भारत सरकार के पूर्व सचिव और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के मेंबर रहे
PS कृष्णन का कहना है कि मोद कोई जात नहीं होती है। ये समुदाय के उन लोगों के बारे में बताती है जो मोदेश्वरी को मानते हैं, यानी कि जो वहाँ पे मंदिर है, मोदेश्वरी देवी का मंदिर है, उसी मंदिर से संबंधित जो लोग होते हैं या उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें मोदेश्वरी के नाम से या मोदेश्वरी कहा जाता है, यानी कि आस्था से जुड़ा हुआ ये समुदाय है। और माना जाता है कि यही मोद घाची बाद में मोदी सरनेम लगाने लगे हैं। मोदी सरनेम वाले सभी लोग क्या ओबीसी ही होते हैं? इसकी अगर हम पड़ताल करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है। एक लेखक हैं जिनका नाम है अच्युत याग्निक। इनके मुताबिक मोदी सरनेम के दो समूह हैं। मैंने पहले बताया कि एक बनिया व्यापारी समुदाय था और दूसरा तेली घाची खाना बदोश समुदाय था। घाची वो थे जिन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया, लेकिन बनिया मोदी की आर्थिक स्थिति के कारण कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वो जनरल कैटेगरी में ही आते थे या आते हैं। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोद घाची समुदाय से हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। मोदी सरने वाले कई चर्चित लोग हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं और ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो इसमें निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, मतलब मोदी जो इनका सरनेम है, ये घाची समुदाय से हैं और ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ मोदी ऐसे होते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। मुसलमानों में भी मोदी सरनेम लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही मोदी सरनेम का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो चौधरी लगाते हैं, चौहान लगाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ आपको उदाहरण देने की कोशिश करें तो जैसे एक चर्चित कारोबारी ऋषि मोदी और फिल्म पर्सनैलिटी सोहराब मोदी पारसी समुदाय के थे। भगौड़ा कारोबारी नीरव मोदी गुजरात के जामनगर इलाके से ही था। इसकी जाति के लोग पारंपरिक रूप से हीरे का कारोबार करते थे। इसी तरह पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी के दादा राय बहादुर गुर्जर मल मोदी महेंद्रगढ़ से मेरठ के करीब जा बसे और उस कस्बे का नाम मोदी नगर पड़ गया। बात करें तो आप देखेंगे बिहार में पिछली सरकार में एक बार उप मुख्यमंत्री थे, उसमें भी एक मोदी थे और उनके भी नाम को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि एक केंद्र में मोदी है, एक राज्य में मोदी है। तो चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है। बात करते हैं मोदी के सरनेम वाली जो मोद घाची पिछड़ी जाती है, यानी कि जो ओबीसी है, उसका क्या यहाँ पे इतिहास हो सकता है। तो भारत सरकार के पूर्व सचिव और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के मेंबर है PS कृष्णन के मुताबिक देश के दक्षिणी राज्यों में तेली या घाची समुदाय को आज़ादी के पहले भी सरकारी कागजों में पिछड़ा माना गया था। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। आज़ादी के बाद सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के भी कई राज्यों में इस जाति को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल करने के लिए तेली जाति के लोकल नाम का इस्तेमाल किया गया था। तेली से अगर आप इसको थोड़ा सा विच्छेद करेंगे तो तेल निकल रहा है, यानी कि जो तेल निकालते थे, जैसे सरसों का तेल हुआ, सूर्यमुखी का तेल हुआ या अरंड का तेल हुआ, इनको जो निकालते थे, अब तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं, पुराने ज़माने में मशीनें नहीं थी, पत्थर के कल होते थे या अन्य विधियों से निकाले जाते थे। तो इसका जो प्रॉपर कार्य करते थे, जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था में सबको कार्य अलग अलग विभाजित किया गया था, उसी तरह के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको उस समय मोदी कहा जाता था, इन्हें तेली कहा जाता है। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद 1955 में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और पत्रकार काका कालेकर के नेतृत्व में पहला पिछड़ा आयोग बना था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि भारत में पहला पिछड़ा आयोग कब बनाया गया था, तो 1955 में बना था। भारत की आज़ादी के कुछ वर्षों बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। इस आयोग ने गुजरात और इसके आसपास रहने वाले तेली या घाची समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके 24 साल बाद 1979 यानी कि 1979 में बने दूसरे पिछड़े आयोग ने एक बार फिर गुजरात में रहने वाले तेली और मोद घाची को बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में शामिल किया। मोदी सरने वाले तेली समुदाय को गुजरात के मोद घाची कहते हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात के मोढेरा इलाके में इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरे राज्यों में इन्हें साहू या तेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए, कनेक्ट करिए कि अन्य राज्यों में साहू हुए, तेली हुए या बहुत लोग गुप्ता भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तेली जात से ही आते हैं। जो गुप्ता होते हैं वो भी तेली आते हैं, बनिया जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब CM बने थे तो ओबीसी का दर्जा मोदी सरनेम वालों को दिया गया था। इसका क्या इतिहास है ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो 1994 में मोदी सरनेम वाले मोद घाची को गुजरात में ओबीसी का दर्जा इन्होंने दिलवा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार की लिस्ट में शामिल होने के लिए इस समुदाय ने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। मतलब लगातार इसकी मांग केंद्र सरकार में भी करने लगे, राज्य सरकार में गुजरात में हो गया था। इसी समय गुजरात तेली
साहू महासभा के जनरल सेक्रेटरी NS चौधरी ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी NCBC को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने तेली और इसकी 16 उपजातियों को केंद्र सरकार की बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में शामिल करने की अपील की। 28 अगस्त 1997 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी NCBC ने 2 मेंबर्स की बेंच बनाई। इस मेंबर्स को इस मामले में फैसला लेना था। इसके बाद तेली मोद घाची को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 1999 में मुस्लिम मोद घाची को भी OBC सेंट्रल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। भारत सरकार के पूर्व सचिव PS कृष्णन के आर्टिकल से हम कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें यह बताया गया है कि मोदी सरनेम वाले घाची को पिछड़े वर्ग से होने पर जो लोग सवाल करते हैं या सवाल करने वालों का यह कहना है कि मोदी सरनेम वाले जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEDBC में शामिल नहीं किया गया था। इसे बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग में शामिल किया है, जबकि यह आरोप सही नहीं है। कृष्णन का जो आर्टिकल है उसमें यह लिखा गया है कि मोदी सरनेम वाले मोद घाची को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री कई बार के रहे हैं, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले ही इनको वर्ग में शामिल कर लिया गया था। यानी कि राहुल गांधी की जो जानकारी है वो दुरुस्त नहीं है। 2014 में कांग्रेस ने जब ये मुद्दा उठाया तो गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा था कि गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस समय 36 जातियों को OBC कैटेगरी में शामिल किया गया था और इसमें संख्या 25 ब में मोद घाची जाति का भी जिक्र किया गया है। हालांकि घाची समुदाय की बाकी उपजातियां जो इस लिस्ट से बाहर थी उन्हें 2002 में गुजरात सरकार ने इस लिस्ट में शामिल किया। इसी वजह से कई लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए घाची को OBC में शामिल किया, जबकि मोदी ने इस जात की सिर्फ उन उपजातियों को OBC बनाया जिन्हें पहले यह दर्जा नहीं मिला था। यानी कि मोदी सरनेम वाले ऑलरेडी OBC में थे, लेकिन कुछ उपजातियां थीं, उन उपजातियों को OBC कैटेगरी में डाला गया था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने भगौड़े, बिजनेसमैन नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है ऐसा उन्होंने कहा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। और साथ ही साथ 24 मार्च 2023 को आपत्तिजनक बयान के मामले में इन्हें सूरत के कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट करके ये बताया था कि राहुल को OBC समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई गई है। बीजेपी ने देश भर में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 1 लाख गांव और 10 लाख OBC समुदाय के घरों तक पहुंचने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया था। यानी कि राहुल गांधी को OBC विरोधी बताने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था जब उनको सजा सुनाई गई थी। और हमने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया, और उस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था जिसमें राहुल गांधी को सजा सुनाई जाने के बाद और लोकसभा से उनकी सदस्यता चली जाती है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उनकी संसद सदस्यता जो थी वापस आती है। NSSO के मुताबिक देश में OBC समुदाय की 40% से ज़्यादा आबादी है। ऐसे में इस वर्ग को अपनी ओर रिझाने के लिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, वो कोशिश करती रहती है। बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और इसीलिए इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती थी। और मैं फिर से बताता हूं कि जब हमने NDA 400 पार का नारा मोदी ने जब राज्यसभा में लगाया था, खड़गे ने उस पर भी रिएक्शन दिया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसको बीजेपी पकड़ ले और पूरे चुनाव में उसे मुद्दा बना ले। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले हैं। खैर, जो बात मैंने शुरू में नहीं कहा कि राहुल गांधी को पप्पू शब्द से संबोधित किया जाता है, तो सच में इन चीज़ों को लेकर ये लगता है कि वो ऐसा कुछ हो सकते हैं, क्योंकि जब भैया तुमको समझ में आता है कि मोदी जुमला फेंक रहे हैं, तुमको फंसा रहे हैं, चारा डाल रहे हैं और चारे में तुम फंस गए तो अब पूरे चुनाव में तुम्हारी लुटिया डूबी रहेगी। 1980 में पार्टी बनने के बाद बीजेपी को सवर्णों और वैश्यों की पार्टी माना जाता है, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों की पार्टी इसे मानी जाती है, क्योंकि इसके संस्थापकों में अटल बिहारी वाजपेयी जो ब्राह्मण थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, और जो बनिया समुदाय के लोग थे, जो व्यापारी समुदाय के लोग थे, ये लोग बीजेपी पार्टी को बनाए थे। और हिंदुत्व की राजनीति बाद में आडवाणी की रथ यात्रा से होती है, लेकिन इसे मुख्य रूप से सवर्णों और वैश्यों की पार्टी माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन समय के साथ अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी नेताओं ने इस धारणा को खत्म कर दिया। जैसे कि आप उनकी योजनाएं देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि अनाज की जो कोरोना काल से दी जा रही है, या उनके आवास योजना है, या और भी शौचालय योजना है, वो सारी की सारी चाहे हिंदू मुस्लिम
किसी भी जाति धर्म के हों या सवर्ण हों या दलित हों, हर किसी को उनकी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे उनका पेंशन हो। और इन्हीं सारी चीज़ों से इन्होंने ये चीज़ें साबित कर दी कि ये केवल सवर्णों और वैश्यों की पार्टी नहीं है, ये देश के हर वर्ग की पार्टी है और इसका फायदा इन्हें लगातार चुनाव में मिल रहा है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2 बार इनकी सरकार बन चुकी है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, और 2 बार केंद्र में लगातार बनी है, तीसरी बार तैयारी में है और इस बार का नारा 400 पार दिया गया है। राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, हरियाणा में इनकी सरकार ही है, साथ ही साथ बिहार में भी तोड़ फोड़ कर सरकार इन्होंने बना ली है। तो इसका फायदा तो ये लगातार ले रही है और इससे क्या होता है कि सवर्णों और वैश्यों की पार्टी का जो एक तरह से तमगा लगा था वो समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती रहती है और राम मंदिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से तो इसका चुनाव में माइलेज इनको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। 1990 के बाद अलग अलग तरह से भाजपा ने ओबीसी समुदाय को अपने तरफ रिझाने की सफलता हासिल की है। साथ ही साथ SC ST और मुस्लिम महिलाओं की तरफ ज़्यादा इनका रुझान था और मुस्लिम पुरुषों में भी शिया सुन्नी होते हैं, उनमें से एक समुदाय को भी अपनी तरफ करने में कहीं ना कहीं कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है। और मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो जैसे 3 तलाक हुए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो है, एक मेजोरिटी महिलाएं अगर हम बात करें तो भाजपा को लगातार वोट देते आ रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ से भी बीजेपी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुँचे और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को फंस चुके हैं मोदी के जाल में और फिर से जाति का मुद्दा निकला है तो राहुल गांधी के गले की हड्डी ये बनने वाला है। तो हमने पूरे डिटेल में आपको बताया कि जो मोदी सरनेम होता है, अगर आपको एक तरह से ब्रीफ करना चाहें तो मोदी सरनेम के जो लोग थे ये घुमंतू थे और तेल निकालने वाले थे जिन्हें घांची वगैरह कहा जाता था। और एक माता है, मोदेश्वरी माता है, उनसे संबंधित है ये लोग, ऐसा इनको बताया जाता है कि उन्हीं की वजह से इनका नाम मोदी हो गया। साथ ही साथ ये घूमते घूमते गुजरात पहुँचे और वहीं पर बस गए और बसने के बाद धीरे धीरे वहीं पर रहने लगे और फिर से मोदी सरनेम बना। मोदी सरनेम की बात करें तो हमने बताया कि हिंदू जो हैं उनके भी सरनेम मोदी होते हैं और मुसलमान जो होते हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मोदी सरनेम का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या राहुल गांधी पप्पूगिरी कर चुके हैं। तो अगर कर चुके हैं तो इसका खामियाजा इनको चुनाव में पड़ेगा, मिलेगा और फिर से उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का जो दावा है कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को जरूर बताइए कि कांग्रेस गलतियों पर गलतियां क्यों करती जा रही है। खैर, यात्राओं की बात करें तो यात्राएं देश में होती रहनी चाहिए। बीजेपी जब रसातल में चली गई थी, 2 सीटों पर थी, तो आडवाणी की रथ यात्रा ने एक सफलता हासिल की थी और जिसके बाद राम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और भाजपा की सरकार केंद्र में है। तो राहुल गांधी की रथ यात्रा से क्या मिलेगा, आने वाले 10-20 सालों में पता चलेगा कि इनकी जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, किस प्रकार से, कभी हम इस पर फिर से एक्सप्लेन करेंगे। भारत बीजेपी की रथ यात्रा और राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों को हम डिफरेंस कभी करेंगे, तब उसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भारत कभी टूटा ही नहीं था तो उसको जोड़ा क्यों जा रहा है, न्याय किसके लिए आप करवा रहे हैं, मतलब भारत में अन्याय हो रहा है। तो यानी कि चीज़ें जो है राहुल गांधी की जो है, सही बताएं तो जो इनके सलाहकार हैं कहीं ना कहीं इनको ऊट पटांग राय देते रहते हैं। जब केंद्र में चुनाव आया है तो ये यात्रा पर निकले हुए हैं। भाई, ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको बैठकर दिल्ली में या हर राज्यों में घूम घूम कर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो अब आप रोड पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली दृष्टि से अगर देखा जाए, चुनाव की दृष्टि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है और बीजेपी को भरपूर मौका मिल रहा है अपने चुनाव प्रसार के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के जुमले में फंस चुके हैं ओबीसी वाले मैटर पे। और ओबीसी का जो वोट बैंक है अब इससे प्रधानमंत्री और एनडीए जो गठबंधन है उसके द्वारा खींचने की कोशिश की जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं इसमें इनका पर्दा झुका हुआ नजर आ रहा है। तो कमेंट में बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आप कहना चाह रहे हैं। तो चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।